Hello बच्चों, let's read the question. So question says that camphor is often used in the molecular mass determinations because क्या होता है कि अगर हम कैम्फोर की बात करें तो हम मॉलिकुलर मास के डिटर्मिनेशन में यूज नहीं करते। मॉलिकुलर मास का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? जैसे मान लो कोई एक सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई एक सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्वेंट का कुछ प्योर फॉर्म में जब रहेगा, ये प्योर फॉर्म में, तो उसका कुछ आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा या तो फिर हम फ्रीजिंग पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहा? तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास? डेल्टा आर टी नोट भी मान लेते हैं, कुछ रहा होगा एक्स मान लेते हैं। तो इसमें जब हम सॉलिड को ऐड करते हैं, सॉलिड को ऐड करने पे ये बन जाता है सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज, अच्छा डेल्टा टी नॉट एफ हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तो इसके लिए हम इसे मानते हैं टी एफ, जिसको वाई मान सकते हैं। तो इसे कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करके इस सॉल्यूट का मोलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैम्फर हम लोग ऑफन यूज नहीं करते, कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए हम फ्रीजिंग पॉइंट, अगर डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले की बात करें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? सो दैट इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू क्या बन जाता है आपका के एफ, जिसे कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसके बारे में ऑप्शन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बाकी हम बात कर लेते हैं वोलाटाइल वगैरह सब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये तो आपका मोलरिटी की बात करते हैं। मोलरिटी क्या होता है? तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और फिर मोलर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वो होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम पर मोल। और ये किसका है? आपके पास सॉल्वेंट का मास है केजी में, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? केएफ के साथ, और ये के आपका डेल्टा टीएफ है। तो ये मोलर मास निकाला जाता है। अब जनरली क्या होता है कि अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर का जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो काफी ज्यादा क्या होता है? लो होता है। बट बाकी अगर मैं बात करूं कैम्फर का, तो काफी ज्यादा हाई होता है, जो हम याद रख सकते हैं कि कैम्फर का जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। जिसकी अगर मैं बात करूं जो लगभग आपके पास 178.43 होता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है आपके पास कैलकुलेशन इजी होता है, क्योंकि अगर बात करें वाटर का तो बहुत कम होता है, तो कैलकुलेशन काफी लेंदी होता है और पॉइंट्स भी जाते हैं, बट इसके लिए इजी रहता है। तो अब हम ऑप्शन की बात करें, क्या ऑप्शन है? इट इज रेडिली अवेलेबल, नहीं, ये इसका कोई रीजन नहीं है कि वाटर भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वाटर तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्या है? इट हैज वेरी हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यस दैट इज राइट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसका काफी ज्यादा हाई होता है, जो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा ऑलरेडी। इट इज वोलाटाइल, नहीं, वाटर में वोलाटाइल है, वोलाटाइल से कोई मतलब नहीं है। इट इज ए सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ठीक है, हम किसी भी सॉल्वेंट का यूज किया जा सकता है यहाँ पे, सो दैट मींस ओनली बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से हम मोलर मास की डिटरमिनेशन में हम क्या करते हैं? कैम्फर को यूज किया जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।